मॉर्निंग। आज हम लीगल वर्ड्स में आगे देखेंगे। पहला वर्ड है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल तो हिंदी में उद्देशिका, उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। प्रीएम्बल होता क्या है? प्रीएम्बल संविधान के संदर्भ में तो हम जानते ही हैं, वैसे भी किसी कानून के बारे में या किसी विषय के बारे में एक प्रीफेस या उसका परिचयात्मक जो भाग दिया जाता है शुरुआत में, उसको प्रीएम्बल कहते हैं। कोई भी कानून हो, कोई भी पुस्तक हो, कोई आर्टिकल हो, जब उसके बारे में परिचयात्मक संक्षेप में डिस्कशन दिया जाता है, उसको प्रीएम्बल कहते हैं। उसमें उसका क्या उद्देश्य है, क्या उसका परिचय है, ये सब बताने का प्रयास किया जाता है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे एन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस to a book or document that explains its purpose. That explains its purpose. कोई परिचय या प्रस्तावना किसी पुस्तक या किसी दस्तावेज के बारे में जो कि उसके उद्देश्य को बताती है या उसके उद्देश्य की व्याख्या करती है, उसको प्रीएम्बल कहते हैं। अब जैसे संविधान में है, अगर आप संविधान का प्रीएम्बल पढ़ लें तो संविधान का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, अब इनटू में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 5 तरह का हमारा रिपब्लिक होगा। कैसा होगा? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स पीपल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 प्रकार का न्याय देने के लिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, freedom of belief and opportunity, and इसके अलावा assuring the dignity of the individual, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, and unity and integrity of India, भारत की अखंडता और प्रभुता को सुनिश्चित करते हुए on this day of 26 November 1949 do hereby adapt, enact and give to ourselves this constitution। ये प्रीएम्बल है। अब आप इसको देखें, संविधान का पूरा निचोड़ इसमें आ गया। संविधान हमारा कैसा होगा, संविधान हमारा किन किन चीजों को सुनिश्चित करेगा, ये सारी बातें, तो उसको प्रीएम्बल कहा जाता है। अब प्रीएम्बल का यूज क्या होगा? आप इसको कह सकते हैं द वर्ड्स, 2 वर्ड जोड़े गए थे, 2 शब्द जोड़े गए थे प्रीएम्बल में 42वें संशोधन द्वारा। तो आप कह सकते हैं द वर्ड्स socialist and secular were added to preamble of Constitution by 42nd Amendment। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और सेकुलर, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। दूसरा यूज कर सकते हैं आप, प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन sets certain goals to be achieved
preamble of our constitution the preamble of our constitution sets certain goals to be achieved. इसका क्या अर्थ है? हमारे संविधान की प्रस्तावना कुछ निश्चित उद्देश्यों, गोल्स मतलब लक्ष्यों की पूर्ति, प्राप्ति के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है, या हमारे संविधान की प्रस्तावना कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करना निर्धारित करती है कि हमारा लक्ष्य क्या है इस संविधान द्वारा प्राप्त करना, जो कि मैंने बताया जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड अपॉर्चुनिटी, ये सारी बात, वही सारी बात हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम्स। अगला शब्द है प्रीएम्प्शन। प्रीएम्प्शन, प्रीएम्प्शन होता है, इसको शुफा या हक शुफा कहते हैं। ये मूलतः मुहम्मदन लॉ या मुस्लिम विधि की एक परंपरा है, या एक विधि का एक प्रकार है, शुफा या प्रीएम्प्शन, जो कि बाद में हिंदुओं में भी प्रचलित माना गया। न्यायालय ने भी इसको वैधता प्रदान की है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी कई केसेस में इसकी सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है, कहाँ तक वैलिड है। अब ये शुफा होता क्या है, प्रीएम्प्शन होता क्या है? प्रीएम्प्शन होता है किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को खरीदने का पहला अधिकार। मान लो दो भाई हैं और दो भाइयों की खेत या घर जुड़े हुए हैं, आपस में इकट्ठे हैं, उनमें जब बंटवारा होगा, एक भाई अपनी संपत्ति मान लो किसी दूसरे को बेचता है, तो जो दूसरा भाई है उसको उस खरीदने वाले से प्राथमिकता के तौर पर खरीदने का अधिकार है। अर्थात वह जो भाई है वह न्यायालय में वाद लाकर उससे उस परचेजर को उतने ही प्रतिफल पर, उतनी ही कीमत पर उसको ट्रांसफर करने के लिए विवश कर सकता है, न्यायालय की डिक्री ले सकता है। इसको कहते हैं राइट टू प्रीएम्प्शन, शुफा। द परचेज ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी the purchase of goods or property by one person before the opportunity is offered to others। दूसरे को खरीदने का अवसर दिए जाने के पहले, दूसरे को बेचने के पहले अवसर दिया जाएगा किसी एक व्यक्ति को, उसका अधिकार होता है ऐसा, और जिसका अधिकार होता है उसको कहते हैं he has right for प्रीएम्प्शन। तो न्यायालय में वाद दायर करके आदमी क्लेम कर सकता है कि यह मकान, यह प्रॉपर्टी, यह संपत्ति मुझे बेची जाए, मेरा सबसे पहले खरीदने का हक है। अब आप इसका यूज कर सकते हैं, he filed a suit of preemption to claim for preemption to
claim right to purchase a brother's house to purchase his brother's अपने भाई के घर को खरीदने के अधिकार के दावे के लिए उसने शुफा का वाद दायर किया। प्रेस्क्रिप्शन प्रेस्क्रिप्शन होता है हिंदी में चिरभोगाधिकार। अब एक कानून होता है ईजमेंट एक्ट, सुखाधिकार अधिनियम 1882 कानून है जिसमें सुखाधिकार या ईजमेंट्री राइट की बात की गई है। ये राइट कैसा होता है? जब कोई व्यक्ति बहुत काल तक, बहुत समय तक पहले से किसी की जमीन या किसी के खेत का या कहीं पानी के किसी स्रोत का जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खेत से, किसी जमीन से निकलने का या उसके खेत से अपने घर के जो नाली वगैरह का पानी है उसको निकालने का, किसी सरोवर से अपने पशुओं को पानी पिलाने का, ऐसा कोई अधिकार का इस्तेमाल ऐसी ज़मीन पर कर रहा है, ऐसे खेत पर कर रहा है, ऐसे चारागाह पर कर रहा है जो कि उसका स्वयं का नहीं है, लेकिन वह सुविधा के तौर पर उसका इस्तेमाल करता रहता है, तो एक लंबे समय के उपभोग के बाद उसको वह अधिकार मिल जाता है। उसके उस अधिकार पर, उसको उपभोग पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती। मान लीजिए किसी का खेत है और उस खेत के बगल में किसी का घर है और उस घर का जो घर की नाली का पानी, निकासी पानी है, वो उस खेत से हमेशा बहता रहा है, 20 साल 25 साल से वो बह रहा है, तो अचानक खेत का मालिक उसके उस पानी को निकलने से नहीं रोक सकता। ये उसका सुखाधिकार हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कोई खिड़की खोल रखा है, कहीं से प्रकाश आ रहा है, रोशनी आ रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है या हवा आ रही है और कई सालों से वह उस हवा का, उस रोशनी का उपभोग कर रहा है, तो अचानक वहां पर दीवार खड़ी करके या कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन लगाकर उसको नहीं रोका जा सकता। ये सुखाधिकार है। अब सुखाधिकार से जुड़ा हुआ अधिकार है चिरभोगाधिकार, प्रेस्क्रिप्शन। ये प्रेस्क्रिप्शन वो प्रेस्क्रिप्शन नहीं है जो डॉक्टर लिखता है पर्ची पे दवाई, उसको भी प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। ये वो प्रेस्क्रिप्शन नहीं है। इस प्रेस्क्रिप्शन का मतलब है चिरभोगाधिकार। नाम से है, चिर मतलब बहुत समय तक, भोग करना, उपभोग करना, और अधिकार, उसका अधिकार। तो धारा 15 ईजमेंट एक्ट की धारा 15 कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की जमीन का उपभोग ईजमेंट्री राइट के तहत करता है और 20 साल या उससे लंबी अवधि तक बिना किसी ब्रेक के लगातार करता है, तो वह उसको अपनी संपत्ति के तौर पर उपभोग करने का अधिकारी हो जाता है। न्यायालय से उस बात की डिक्री ले सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे 20 साल है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे 30 साल है। अनइंटरप्टेड, बिना किसी बाधा के, अनवरत काल के लिए, मतलब निरंतरता से, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, उस बीच में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, उस बीच में कोई झगड़ा टंटा उस जमीन को या उस उपभोग को लेकर नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण उपभोग अगर उतने समय के लिए करता है तो फिर वह प्रेस्क्रिप्शन के आधार पे उसके मालिक के तौर पर अधिकार अर्जित कर लेगा, यद्यपि वह उसका मालिक नहीं है। इसको प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रेस्क्रिप्शन राइट मिल जाता है, इसमें अधिकार मिल जाता है उस चीज का जिसके हम मालिक नहीं है। एक्विजिशन ऑफ राइट थ्रू पीसेबल एंजॉयमेंट।
पीसेबल इंजॉयमेंट, शांतिपूर्ण उपभोग के कारण उसको अधिकार मिल जाता है, एक्विजिशन ऑफ राइट या एक्विजिशन ऑफ टाइटल। enjoyment of easementary rights, acquisition of title by use and time allowed by law। इसको आप दूसरा मीनिंग लिख सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ टाइम, एक्विजिशन ऑफ टाइटल, टाइटल मतलब मालिकाना हक, एक्विजिशन ऑफ टाइटल बाय यूज एंड टाइम अलाउड बाय लॉ। मतलब डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्विजिशन ऑफ टाइटल, मालिकाना हक मिल जाता है, कैसे, उपभोग करने से और उतने समय तक उपभोग करने से, अलाउड बाय लॉ, जो कि विधि द्वारा अनुगम्य है। अर्थात प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए 20 साल, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए 30 साल चिर भोगाधिकार मानकर उसको उस बात की टाइटल मिल जाएगी, मालिकाना हक मिल जाएगी प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर। और इसका यूज है सेक्शन 15 ऑफ ईजमेंट एक्ट 1882 डील्स विद द ईजमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन। ईजमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन, ये इसका सेंटेंस है। प्रेज्यूम्शन, प्रेज्यूम्शन को हिंदी में कहते हैं उपधारणा, मान लिया जाना। एविडेंस का नियम है, कुछ मामलों में न्यायालय प्रेज्यूम कर सकता है। प्रेज्यूम मतलब यह धारणा बना सकता है कि यहाँ सही है। अब प्रेज्यूम्शन भी कई प्रकार की होती हैं, कुछ प्रेज्यूम्शन रिम्यूटेबल होती है, कुछ प्रेज्यूम्शन इरिम्यूटेबल होती हैं, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। जैसे न्यायालय का कोई दस्तावेज है और वो अच्छे से प्रमाणित है तो उसको माना जा सकता है, उसके लिए निश्चित किया जा सकता है, निश्चय रूप में उपधारणा की जा सकती है कि हाँ यह सही है। इसी प्रकार डॉरी डेथ के बारे में प्रेज्यूम्शन है, एविडेंस एक्ट की धारा 113B में। इसमें यह कहा गया है कि यदि विवाह के 7 साल के भीतर संदेहास्पद परिस्थितियों में किसी महिला की मृत्यु होती है तो यह धारणा होगी कि यह दहेज हत्या है। अब जो आरोपी पक्ष है वो साबित करे कि दहेज हत्या नहीं है, लेकिन जब तक नहीं साबित करता तब तक ये माना जा सकता है उस प्रावधान के तहत कि ये दहेज हत्या है। इसी प्रकार प्रेज्यूम्शन ऑफ लेजिटिमेसी है, धारा 112, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ए कंक्लूजन as to the truth of a fact in question। इन क्वेश्चन मतलब प्रश्नगत तथ्य के बारे में सत्य होने की उपधारणा कर लेना, निष्कर्ष निकाल लेना कि हाँ ये सही है। अब दूसरा पक्ष उसको खंडित करे कि हाँ नहीं सही नहीं है। जैसे प्रेज्यूम्शन ऑफ लेजिटिमेसी, धारा 112 एविडेंस एक्ट, ये कहती है
एविडेंस एक्ट ये कहती है कि विवाह संबंधों के दौरान जब पति पत्नी विवाहित रहते हैं तब उसके दौरान कोई बच्चा पैदा हो या पति का मर जाना या उनका विवाह विच्छेद हो जाना, संबंध विच्छेद होने या पति के मर जाने के बाद उस दिन से, जिस दिन विच्छेद हुआ या जिस दिन पति मर गया, उस दिन से 280 दिन के भीतर, जो कि एक सामान्य समय है बच्चे का घर में रहने का, 280 दिन के भीतर यदि कोई बच्चा ऐसी महिला को जन्म लेता है तो वह बच्चा अपने पिता की वैध संतान है, लेजिटिमेट चाइल्ड है, या लॉ की प्रेज्यूम्पशन है। धारा 112 एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रेज्यूम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे की धर्मजता, लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब है कि वह अपने बाप की धर्म संतान है, वैध संतान है, लेजिटिमेट चाइल्ड है, या एक उपधारणा है कानून की, धारा 112 में दी गई है। अगर बच्चा उन विवाह संबंधों के दौरान या विवाहित संबंधों के समाप्त होने के 280 दिनों के भीतर पैदा होता है किसी महिला को,